नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। इससे आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे और हम लोग इकट्ठे होकर किसी कार्रवाई पर बात कर सकेंगे। आज की खबरें बहुत सारी हैं, थोड़े थोड़े टुकड़ों में मैं समझाता चलता हूँ। बात करते पहले विश्व पटल से। विश्व पटल से बात आई है, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच बहुत भीषण युद्ध हो रहा है और इजराइल ने दावा किया है कि गाज़ा पट्टी ख़त्म कर दी गई है, यानी गाज़ा पट्टी पर इजराइल का कब्ज़ा हो गया है और जल्दी ही गाज़ा पट्टी का नाम विश्व के पटल से हट जाएगा। ऐसा हो तो अच्छा हो, क्योंकि जिस तरह की नृशंसता हमास के आतंकवादियों ने दिखाई है तो ये होना ही था। हालांकि उधर सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश मिलके एक कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के मुद्दे पर फ़लस्तीन का साथ दें। हमेशा से होता है, जब भी फ़लस्तीन कुछ न कुछ शैतानी करता है, इजराइल के ऊपर आक्रमण करता है। इजराइल और फ़लस्तीन की दुश्मनी बिल्कुल सांप नेवले जैसी दुश्मनी है और इजराइल बिल्कुल इन 56-57 मुस्लिम देशों को बीच में रह के अपने आप को सेफ रखा उसने और कुछ सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने नागरिकों को भी सैनिक बना दिया है। सारे लोग सैनिक है, लड़ना जानते हैं और लड़के जीतते हैं। इतना ज़बरदस्त जज्बा उन लोगों में। तो ये युद्ध भारत के लिए क्या स्थिति पैदा करेगा तो ऊपर वाला बताएगा, लेकिन भारत के जो आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी समर्थक, सिर्फ एक विशेष वर्ग, विशेष समुदाय के लिए, क्योंकि फ़लस्तीन में एक विशेष समुदाय जिसे भारत में अल्पसंख्यक माना जाता है, शांति दूत समुदाय, कुछ लोग उन्हें जिहादी भी बोलते हैं, उस समुदाय के लोग हैं। तो यहाँ का जो शांतिप्रिय समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, वो नाराज ना हो जाए, इस कारण राजनेता, पॉलिटिशियन, एक ही बात है, पत्रकार और विचार गढ़ने वाले वामपंथी विचारधारा वाले लोग उनके समर्थन में खड़े रह जाते हैं, सिर्फ वोट बैंक की खातिर। तो बात इतनी सी है। इसका विश्व मंच पर कुछ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की घटनाएं मानवता के लिए बहुत शर्मनाक है। दूसरी ओर देश के अंदर क्या हो रहा है? देश के अंदर 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया है, सबकी तारीखें आ गई हैं। हालांकि राजस्थान की डेट पर बड़ा असमंजस चल रहा है, क्योंकि उस दिन देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी बोलते हैं उसको यहाँ हम, यानी उस दिन देव उठ जाते हैं और सावा है बहुत बड़ा। यहाँ देव शयन पे सावे मतलब शादियाँ, विवाह समारोह, तो उसके कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि सारे वेडिंग गार्डन वगैरह बुक हैं और वोटिंग का दिन भी वही रखा गया है। तो पॉसिबिलिटी है शायद इसमें कुछ चेंज हो, ऐसी संभावना है, कुछ मांग चल रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस डिसीजन आया नहीं है। और इस बार राजस्थान में बीजेपी ने एमपी को दोहराते हुए जो पहली 48 लोगों की जो लिस्ट जारी की, उसमें 7 सिटिंग एमपीज को उतार दिया है और कुछ जो नेता कुछ कर नहीं रहे थे उनको हटा दिया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है। हालांकि कई जगह समझौते भी करने पड़े, राजनीतिक दलों के सब होते हैं, लेकिन एक बड़ी बात, राजस्थान में अभी तक ये तय नहीं किया गया कि सीएम कौन होगा, जैसा एमपी में है। दोनों राज्यों की स्थिति कमोबेश एक सी है। एमपी में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान लगातार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीच का 1-1.5 साल का गैप छोड़ दें तो उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पिछली योजनाओं से करते करते उसको कमोबेश पार पा लिया है और भाजपा की वहाँ स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है। चंबल संभाग जहाँ भाजपा बहुत कमज़ोर थी, वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने
मोर्चा संभाल रखा है और संभवतया उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अपने राज्य में, अपने इलाके में अपना जौहर दिखाने की। तभी वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। और राजस्थान में कमोबेश स्थिति अभी समझ में आ नहीं रही है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे हैं, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यहाँ और तीसरी बार बनने का ख्वाब भी देख रही हैं। सिर्फ बीजेपी नेतृत्व की कमजोरी कहें या यहाँ के लोगों का चरित्र कि भाजपा यहाँ नेता किसी को बना नहीं पाई। बस एक बात मैं पक्का जानता हूँ, पक्का कहता हूँ, नेतृत्व करने की कला कुदरतन हर आदमी में नहीं होती। जिसके पास होती है उस वही लीडरशिप क्रिएट करता है और वही लीडर बनता है। हर आदमी नेतृत्व बन नहीं सकता। नेतृत्व ऐसा गुण है जिसको सीखा नहीं जा सकता। ज़्यादातर लोग फॉलोअर बनने के लिए अभिशप्त हैं। इसलिए क्योंकि मोदी जी में लोगों का विश्वास, भारत देश की जनता का करोड़ों का विश्वास जो है वो उनकी नेतृत्व क्षमता के प्रति है। तो हर सीट पे मोदी लड़ते नजर आएंगे 2024 के चुनाव में। राज्यों में ये स्थिति थोड़ी सी, राज्य के स्थानीय मुद्दे भी इस पे असर डालते हैं। हालांकि नेताओं को सबको मुगालता हो जाता है कि मैं ही जीतता हूँ। ये बात ध्यान रखिए कि मोदी जी की सभा होगी तो उनका असर पड़ेगा, तो कुछ लोग उनकी लहर में भी जीत जाते हैं। अब मुकाबला कांटे का होने जा रहा है एमपी में, और राजस्थान में तो बीजेपी के लिए थोड़ी स्थिति बड़ी साफ सुथरी सी अच्छी सी है। रेड कारपेट तो नहीं बिछ रहा, लेकिन ज़्यादा संघर्ष करने की जगह नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोदी जी अपनी मर्जी से जिसको सीएम बनाना चाहेंगे उस समय बना देंगे। उम्मीद करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का उत्तराधिकारी कोई यहाँ ऐसा मिले ताकि राजस्थान की स्थिति बेहतर हो। और मध्य प्रदेश में भी यदि ज्योतिरादित्य बनते हैं तो शासन कुछ और तरीके से करें ताकि काम चले। तीसरा मुद्दा एक आज और है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। अभी कल ही एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भारत के अटॉर्नी जनरल को बुलाकर फटकार लगाई थी कि हमने जो 70 नामों की लिस्ट भेजी है उसे अब तक मंजूरी क्यों नहीं दी गई, और सरकार उन नामों को रोक के बैठी है। सरकार कह रही है कि हाँ हम दे देंगे, मना भी नहीं कर रहे और हाँ भी नहीं कर रहे। तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बात है, कॉलेजियम जब तक रहेगा भाई भतीजावाद चलता रहेगा। हमारे यहाँ परिवारवाद राजनीतिक पार्टियों में चल रहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार इसका उदाहरण है, मुलायम सिंह परिवार इसका उदाहरण है, नेहरू जी का परिवार इसका उदाहरण है, और भी बहुत लोग हैं अपने बेटों को उतार देते। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह है, माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य हैं, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट हैं। ठीक है, वो लोग नेपथ्य से हट गए, ऊपर वाले उनको बुला लिया, ऐसे में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये परिवारवाद, राजनीति और नेतृत्व करना एक ऐसी चीज है जो पिता से पुत्र में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम उन राजसी परंपराओं को जो हमारे पूर्व काल में थी, उनका एक थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चला हुआ है। अब उस जमाने में राज्याभिषेक होता था, उनके 4 बेटे होते थे, 6 बेटे होते थे, उनमें से किसी योग्य को शासन मिलता था, या कोई और साजिशें चलती थी जिसके तहत भी होता था। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि योग्य को मिलता था। लेकिन यहाँ योग्यता कोई पैमाना नहीं। आजकल इक्के दुक्के तो बेटे होते हैं नेताओं के, और उन्हीं पे दाव खेला जाता है। तो पिता अगर अच्छा नेता है तो इसका गारंटी नहीं कि बेटा उतना अच्छा नेता हो या उतना अच्छा वक्ता हो। अपवाद हो सकते हैं, सभी जगह होते हैं दुनिया में। तो ये स्थिति कुल मिला के बनी हुई है। तो परिवारवाद से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये भी देखने वाली बात है। मोदी जी का मंत्र है कि परिवारवाद से भी मुक्ति मिले, और ये तय है कि इस बार चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है और सरकार पूरी तरह एक्शन में है, सितंबर के महीने से ही
तो ये लग रहा है कि इस बार का भ्रष्टाचार, इस बार का चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।